हाँ भाई, तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जरा ढंग से देखना, ठीक है ना। कंट्रोलिंग में स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। हमारे अब 3 चैप्टर रह जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद केस स्टडीज तो मैं लेते ही रहूंगा बीच बीच में, बट अब हमारे 3 चैप्टर रह गए। अगर मैं इस बैच की बात करूं, दोबारा भी पढ़ाऊंगा चैप्टर, टेंशन नहीं, ठीक है। कंट्रोलिंग, बिजनेस एनवायरमेंट और लास्ट हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तीनों बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, बहुत जल्दी वाइंड ऑफ हो जाएंगे, है ना। अब आज हम जरा कंट्रोलिंग स्टार्ट करते हैं। अब कंट्रोलिंग स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड देना पड़ेगा मेरे को, है ना। क्योंकि हम सेकंड बुक पढ़ रहे थे और एकदम से हम फर्स्ट बुक पे आ गए, फर्स्ट पार्ट पे आ गए। अभी हम सेकंड पार्ट पे थे, सेकंड पार्ट कुछ और था। आज हम दोबारा से फर्स्ट पार्ट पे आ गए, तो थोड़ा सा ट्रांजिशन हो रहा है, तो मेरे को हल्का सा बैकग्राउंड देना पड़ेगा, है ना। मैं कह रहा हूँ बेटा, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ, इट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, है ना। मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया भी मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू अटेन द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ा रखा है मैंने, है ना। अब ये जो मैनेजमेंट होता है, इसके 5 फंक्शन होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है? प्लानिंग से स्टार्ट होता है। प्लानिंग के बाद हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? स्टाफिंग करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम डायरेक्टिंग करते हैं, और लास्ट में क्या होता है? कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग होने के बाद फिर से प्लानिंग करा जाता है, बिकॉज मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी। सारी बातें बढ़ा रखी है मैंने, है ना। अब अगर मैं बात करूं बेटा, प्लानिंग के अंदर हम क्या करते थे? प्लानिंग के अंदर हम ऑब्जेक्टिव को सेट करते थे, टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को सेट करा जाता था। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो बेटा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम सारे रिसोर्सेज लेके आते थे, एक जगह रखते थे, इकट्ठा करते थे, रिसोर्सेज को गैदर करते थे, ठीक है। चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो। फिर बेटा हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को रखते थे, ठीक है। लोगों को रखने के बाद उनसे काम कराते थे, डायरेक्टिंग में उनको इंस्ट्रक्शन देते थे, है ना। सुपरवाइज करते थे, मोटिवेट करते थे, कम्युनिकेशन करते थे, उनसे काम कराते थे एक्चुअली, है ना। और आज हमारा लास्ट स्टेप आ गया, लास्ट फंक्शन है, दैट इज कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग का मतलब क्या है बेटा? कंट्रोलिंग से पहले डायरेक्टिंग आता है, वहां पे हमने काम करा लिया है, आज हमारा काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो हमें क्या चीज चेक करनी पड़ेगी? हमें चेक करनी पड़ेगी कि प्लानिंग के अंदर जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट करे थे, क्या आज उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं हुआ है। हुआ है तो बढ़िया है, नहीं हुआ, अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, कोई डेविएशन आ रही है, तो उसके लिए हमें करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। यानी कंट्रोलिंग का मतलब है बेटा, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड का मतलब ऑब्जेक्टिव जहां सेट करे थे, स्टैंडर्ड्स कहां सेट होते हैं? प्लानिंग में। तो कंट्रोलिंग मींस कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ठीक, अगर मैच कर जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ देयर इज एनी डिविएशन और डिफरेंस, डिविएशन और डिफरेंस एक ही बात होती है, देन टेकिंग द करेक्टिव मेजर्स। तो हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। क्यों लेते हैं करेक्टिव मेजर्स? सो दैट द डेविएशन विल नॉट अकर अगेन इन द फ्यूचर, ताकि वो जो डेविएशन है वो दोबारा से फ्यूचर में ना आकर हो। इसी बात को हम क्या बोलते हैं? इसी बात को हम कंट्रोलिंग बोलते हैं। तो सपोजिटली मान लो, क्या आप लोग भी मैनेजमेंट कर रहे हो? हाँ कर रहे हो। सपोजिटली आपने टारगेट लगाया कि सर हमें तो 98% लेके आनी है इस बार 12th के अंदर। तो जो आपने टारगेट सेट करा है, पता है ये क्या है? टारगेट, ये आपकी प्लानिंग है। क्या है? आपकी प्लानिंग। क्योंकि प्लानिंग के अंदर टारगेट सेट होते हैं। फिर आपने बेटा बुक्स वगैरह खरीदी, ठीक है। देखो बुक्स लिया है, सारा मटेरियल वगैरह खरीद लिया, ये पता है क्या? ये ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है। उसके बाद आपने कोई टीचर अपॉइंट करा पढ़ाने के लिए, वो स्टाफिंग है। फिर आपने पढ़ा और आप एग्जाम दे के आ गए, दैट इज डायरेक्टिंग है वो, ठीक है। और आज आपका रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट को आप चेक कर रहे हो, आपका रिजल्ट आया है, मान लो आपके 90% आ गए, है ना। और आपने टारगेट क्या सेट करा था? आपने टारगेट सेट करा था 98% का, डिफरेंस आया ना, डिफरेंस। तो आप पता क्या करोगे? इसके लिए करेक्टिव मेजर्स लोगे, ताकि दोबारा से ऐसा फ्यूचर में ना हो। समझ में आ रही है बात? तो दिस इज द कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग मींस कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन देन टेकिंग द करेक्टिव मेजर। पहले मुझे बताओ कंट्रोलिंग का मतलब समझ में आया? हाँ या ना? हाँ। वेरी गुड, आगे चले, ठीक है ना। तो कंट्रोलिंग का मतलब, कंट्रोलिंग की डेफिनेशन बताओ। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग दी, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद दी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अच्छा, एंड टेकिंग स्टैंडर्ड्स दैट कहाँ सेट करे करेक्टिव जाते हैं युवराज? प्लानिंग वेरी गुड, ठीक है ना। और अगर कोई डेविएशन आ रही है तो उसके लिए क्या लेना है? मेजर्स। हाँ, कौन से मेजर्स? करेक्टिव मेजर्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई डेविएशन नहीं आई, जैसा आपने प्लान करा था उसके अकॉर्डिंग काम हो गया, तो तो प्लानिंग अब दोबारा करो।
तो प्लानिंग तो ऑब्वियसली करेंगे, बट पता है क्या, कंट्रोलिंग फंक्शन वहीं पे खत्म हो जाएगा, कंट्रोलिंग वहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड आपके एक्चुअल से मैच करके कंट्रोलिंग फंक्शन एंड्स इटसेल्फ देयर। समझ में आ गई बात? आगे चले। अब इंपॉर्टेंस हमेशा मैंने क्या करा है, जब भी इंपॉर्टेंस की बात आती थी तो इंपॉर्टेंस मैं हमेशा एंड में पढ़ाता था और आपसे पूछता था, है ना। अब इस बात का मतलब पहले हम पूरे चैप्टर तो पढ़ लें, तभी तो हम इंपॉर्टेंस बता पाएंगे, है ना। तो हम सबसे एंड में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस को, ध्यान रखना, ठीक है। और लिमिटेशन भी तभी बताऊंगा मैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आओ पहले, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है पहले कंट्रोलिंग फंक्शन और प्रोसेस, फंक्शन तो नहीं बोलूंगा, प्रोसेस ही बोलूंगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो कंट्रोलिंग पूरा प्रोसेस है। मैंने आपको प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पढ़ा है, स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ा है, डायरेक्टिंग प्रोसेस पढ़ा है, सारे प्रोसेस पढ़ा है मैंने आपको। ऐसे ही आपको कौन सा प्रोसेस पढ़ना है बेटा, कंट्रोलिंग का प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है। तो पहले मैंने डेफिनेशन बताई, अब जरा पूरा प्रोसेस पढ़ लें, प्रोसेस के बाद मैं लेके जाऊंगा पीछे आपको, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली में कंट्रोलिंग है क्या। तो कंट्रोलिंग के अंदर सबसे पहला जो स्टेप है, दैट इज सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब आपने, हो सकता है कुछ बच्चों ने मेरे से यहाँ पे प्लानिंग पढ़ा हो, बहुत से हो सकता है प्लानिंग ना पढ़ा हो, है ना। अब अगर जीवांश और अरीबा आते तो उनको मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, एक एक चीज पढ़ाई है डिटेल में। अब मैं कह रहा हूँ बेटा, अगर प्लानिंग याद करें आप, तो प्लानिंग के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी। मैंने बोला था प्लानिंग का जो प्रोसेस होता है उसको याद करने का तरीका बताया था, कोई बताएगा मेरे को? हाँ भाई, प्लानिंग प्रोसेस को याद करने का तरीका, एस डाइज एफ। मैंने बोला था बेटा ये याद कर लो, ये आपका क्या है, प्लानिंग प्रोसेस है, एस डाइज एफ। एस का मतलब सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, डी का मतलब डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा प्लानिंग प्रोसेस है। अब ये जो एस है, हाँ तुम्हारी आवाज आ रही है इधर। अब ये जो पूरा ये जो एस है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो यहाँ पे लिखा है, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो ये वाला जो पहला स्टेप है, क्या ये दोनों प्रोसेस के अंदर कॉमन है? हाँ, कंट्रोलिंग के अंदर भी और प्लानिंग के अंदर भी। ये वाला जो स्टेप दिख रहा है ये कॉमन है दोनों में, प्लानिंग में भी आता है और ये कंट्रोलिंग में भी आता है। अब आप फिर कंफ्यूजन में कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, कंट्रोलिंग तो लास्ट फंक्शन है, प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है। तो जरा ढंग से सुन लेना मेरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ। जो कंट्रोलिंग है वो कभी स्टार्ट हो जाता है, जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तब से ही स्टार्ट हो जाता है। जब जैसे ही मैंने स्टैंडर्ड सेट करे वहीं से कंट्रोलिंग भी स्टार्ट हो गया, ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? तो सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड, ये जो पॉइंट है, ये दोनों में, ये जो स्टेप है दोनों में कॉमन है। प्लानिंग के अंदर हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, यहाँ पे कंट्रोलिंग के लिए भी हमें स्टैंडर्ड्स चाहिए, अदरवाइज कंपेयर किससे करोगे। तो पहला स्टेप क्या है, क्या आपको क्या सेट करने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड, जो कि कहाँ सेट होते हैं, प्लानिंग के अंदर। इस वजह से ये कॉमन है, ध्यान रखना। समझ में आ रही बात? तो पहला स्टेप क्या है कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर, सेटिंग अप ऑफ, बोलो बेटा बोलो, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड। वेरी वेरी गुड, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर ये स्टैंडर्ड सेट क्या कर रहे हैं, कौन से स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं? बेटा जो स्टैंडर्ड्स हमें अचीव करने हैं, जो टारगेट्स हमें अचीव करने हैं, ठीक है, उनको हम सेट करते हैं। अब टारगेट जब हम सेट करते हैं तो हमें एक बात जरूर ध्यान रखनी है जो मैंने इसके अंदर लिखवाई है, कि बेटा जो टारगेट आप सेट करो, ध्यान रखना वो किस में एक्सप्रेस्ड किए जा सके, क्वांटिटेटिव टर्म्स में। जो जो टारगेट्स क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है, आप उनकी ही कंट्रोलिंग कर सकते हो। ध्यान रखना जो क्वालिटेटिव टर्म्स में आपने एक्सप्रेस करे उनकी कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है। अब आप सोच रहे हो सर क्या मतलब, मैं कह रहा हूं बेटा, जैसे आपने अभी एक टारगेट सेट करा था कि आपको 98% लाने थे, जो टारगेट है तो आपने किस में मुझे बताओ सेट करा है, एक एक न्यूमेरिकल वैल्यू में सेट करा हुआ है ना। इट इज इजी टू कंट्रोल द न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। बट अगर आप ये बोलते हैं अपने आप से कि मेरे को ना अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छा, अब कोई अच्छा तो डिफाइन कर नहीं सकता व्हाट इज अच्छा। किसी के लिए 33 भी अच्छा है, किसी के लिए 60 भी अच्छा है, किसी के लिए 90 भी अच्छा नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। तो ज्यादातर हमें क्वालिटी में एक्सप्रेस नहीं करना है टारगेट्स को, हमें क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना है। बात को समझ रहे हो, ठीक है ना। दैट इज द थिंग। तो अगर आपने अपने टारगेट्स को क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस करा है तो आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, अचीव। और मैं बात मानता हूं कि सारी चीजों को क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं करा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन,
मुझे बताओ सामने वाला इंसान कितना मोटिवेटेड है। आप ये तो नहीं बोलोगे सर 1 मोटिवेटेड है, 2 मोटिवेटेड है, 3 मोटिवेटेड है। अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ मैं कैसा पढ़ाता हूँ। आप बोलोगे सर आप 5 पढ़ाते हो, 6 पढ़ाते हो, नहीं कर सकते ना मेजर। आप ये तो बोलोगे सर आप अच्छा पढ़ाते हो या कैसा पढ़ाते हो, करेक्ट है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम किस में मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिव में, तो उसको क्वालिटेटिव में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, ठीक है ना। अभी आगे मैं बताऊंगा, बट कोशिश हमें करनी होती है ज्यादा से ज्यादा टारगेट्स को हम किस में एक्सप्रेस करें, क्वांटिटेटिव टर्म्स में, तो हमारा कंपैरिजन और कंट्रोलिंग इजी हो जाती है, ठीक है। हाँ भाई, स्टैंडर्ड्स का मतलब बताओ क्या लिखा है। स्टैंडर्ड मींस टारगेट्स अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। ऑब्वियसली आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे, उसके लिए स्टैंडर्ड्स तो चाहिए, है ना। तो स्टैंडर्ड बिकम्स द बेसिस फॉर कंपैरिजन, ये मैंने बात बता दी, ठीक। जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बेसिस है किस चीज का, फॉर कंपैरिजन। एंड मैनेजर फोकस इन फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स, मैनेजर किसको फोकस करता है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है ना। दिस इज स्टैंडर्ड शुड या दिस स्टैंडर्ड शुड बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ध्यान रखना, ये स्टैंडर्ड्स हमेशा क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस होने चाहिए, और ना ज्यादा हाई होने चाहिए ना ज्यादा लो होने चाहिए, ये बात भी ध्यान रखना। क्यों, ये बात मैं लिमिटेशन में बताऊंगा, इसकी लिमिटेशन भी है कंट्रोलिंग की। तो स्टैंडर्ड जो है वो टारगेट्स है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट या बेसिस है जिसके अगेंस्ट हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। ये किस में एक्सप्रेस होने चाहिए बेटा, क्वांटिटेटिव टर्म्स में, ना ज्यादा हाई होने चाहिए ना ज्यादा लो होने चाहिए। ज्यादा हाई क्यों नहीं होने चाहिए बेटा, अचीवेबल नहीं होते, फिर हमें लगता है कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस गलत है, ऐसा नहीं है। तो टारगेट जो सेट करो वो बहुत हाई भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा लो भी नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चले। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एक एग्जाम्पल दे दूं यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ बेटा मैंने एक टेस्ट लिया, और टेस्ट लेते टाइम मैंने बोल दिया भाई जिसके 90% आएंगे उसको ही पास करूंगा, जिसके 90% आएंगे उसको ही पास करूंगा, बाकी सबको फेल कर दूंगा। बताओ भाई, बहुत सारे बच्चे फेल हो जाएंगे, बहुत सारे। वो फेल होके क्या सोचेंगे कि उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा लो है। ऐसा नहीं है, उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस लो नहीं है, 85 वाला लो नहीं होता, ठीक है। मैंने टारगेट ज्यादा हाई सेट कर दिया, समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। तो ये गलती नहीं करनी, टारगेट्स को बहुत ज्यादा हाई और बहुत ज्यादा लो सेट नहीं करना, ठीक है, ताकि हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को एग्जैक्टली मेजर कर सकें। क्लियर है भाई, बात समझ में आ रही है। तो पहला क्या है, पहला स्टेप है सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। सेकंड, अगर मैं बात करूं, आज आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिए जिसके अगेंस्ट आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे, है ना। अब कंपेयर करने से पहले अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर तो कर लो, है ना। तो हमें अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। तो बेटा आफ्टर सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज इज मेजर्ड बाय इवैल्यूएटिंग द एक्चुअल वर्क डन बाय द एम्प्लॉइज, कितना काम उन्होंने करा है। अब बात करूं, व्हेन स्टैंडर्ड्स आर व्हेन इज नहीं है, व्हेन स्टैंडर्ड्स when standards are expressed in quantitative terms, then it is very easy to measure the actual performance। मैंने आपको बात बता दी, अगर हमने क्या कर रखा है, हमने जितने भी स्टैंडर्ड्स उनको किसमें एक्सप्रेस करा है, क्वांटिटेटिव टर्म्स में, देन इट बिकम वेरी इजी टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, हाँ भाई, ये क्वांटिटेटिव नहीं है, इसको लिखो क्वालिटेटिव। हाँ भाई, मैं कह रहा हूं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में हम कोशिश करेंगे एक्सप्रेस करने की, बट ध्यान रखना क्वालिटेटिव को भी माइंड में रख के चलेंगे, मैंने बोला था अभी बताऊंगा, है ना। क्वालिटेटिव को भी हमें इग्नोर नहीं करना है। कोशिश क्या करनी है कि ज्यादा से ज्यादा टारगेट्स को हम एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिफाई करें, नंबर्स में एक्सप्रेस करें। और जो चीज नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकती तो ऑब्वियसली वो नहीं हो सकती, तो उसको हमें अपने कंसीडरेशन में तो रखना पड़ेगा, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट शुड आल्सो बी केप्ट इन माइंड व्हाइल मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते टाइम हमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को भी माइंड में रखना है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, दो दो पॉइंट हो गए, हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिए, किस में सेट करें हमने, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में, ना ज्यादा हाई सेट करें ना ज्यादा लो सेट करें, ठीक। उसके बाद हमने अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर भी कर लिया, ठीक है। आज एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के बाद दो चीज हो गई, टारगेट सेट हो गए, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर दिया, अब दोनों को क्या करेंगे बताओ भाई, कंपेयर करेंगे, है ना। तो आज मैं कंपेयर करूंगा एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे, स्टैंडर्ड से। तो मैं कह रहा हूं आफ्टर मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस इट इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ठीक है ना, या स्टैंडर्ड्स।
अगर दोनों मैच कर जाते हैं, मैंने सोचा था मेरे 98% आएंगे, मेरे 98% आए तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जैसा सोचा था वैसा काम हो गया, कंट्रोलिंग फंक्शन वहीं खत्म हो जाएगा, वहीं पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट इफ देर इज एनी डेविएशन, अगर कोई डिफरेंस आया तो बेटा हमें डेविएशन को एनालाइज करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कितनी बड़ी डेविएशन है, बड़ी है छोटी है क्या है, सारी बात को अच्छे से डिटेल में एनालाइज करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो यानी मैं बोल रहा हूं, अगर हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करा, फिर आज हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर करते टाइम अगर दोनों मैच कर जाते हैं, कंट्रोलिंग फंक्शन विल एंड देयर ओनली, वहीं पे खत्म हो जाएगा। बट इफ देयर इज एनी डेविएशन, देन मैनेजर ट्राइज टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ द डेविएशन, कितनी बड़ी डेविएशन है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है, मान लो डेविएशन आ गई, क्योंकि अगर डेविएशन नहीं आती तो कंट्रोलिंग फंक्शन ऊपर तक ही खत्म हो जाता, वहीं खत्म हो जाता, ठीक है। बट आज मान लो डेविएशन आ गई, अगर डेविएशन आ गई तो फोर्थ स्टेप आएगा, उस डेविएशन को हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एनालाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा डेविएशन को? एनालाइज। आज ये पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी मैं लिख के दे सकता हूं कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन या एक केस स्टडी गारंटी आनी है। तो अगर आप मेरे से पूछो सर इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं बोलूंगा बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक केस स्टडी गारंटी आनी है। केस स्टडी आएगी या डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखना। अब क्या मतलब है इस बात का, सारी बात को ठीक से सुनना। अगर डेविएशन आई तो आज डेविएशन को एनालाइज भी तो करोगे कि भाई कितनी बड़ी डेविएशन है, क्या है उसके पीछे रीजन, क्या है, सारी चीजें एनालाइज करोगे। तो वो होता है डेविएशन को एनालाइज करना। अब सारी डेविएशन को एनालाइज नहीं करा जाता, ठीक है। जो डेविएशन बहुत बड़ी है उनको एनालाइज करा जाता है और उनको ही मैनेजमेंट के नोटिस में लेके आया जाता है, अदरवाइज अपने लेवल तक जो लोअर लेवल के एम्प्लॉइज होते हैं वो खुद सॉल्व कर लेते हैं, मैनेजमेंट, ठीक। क्या इसके कुछ मेथड्स हैं एनालाइज करने के? हाँ, दो मेथड्स हैं, पहले वो मैं मेथड पढ़ाऊंगा, फिर मैं इसके ऊपर आऊंगा। आओ जरा भाई जरा मेथड पढ़ लें, ठीक है ना। देखो मैं नीचे लिख रखे हैं एनालाइजिंग द डेविएशन, इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ, इसको दोनों को एक काम करते हैं, कट करके ऊपर ही ले जाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, ठीक है भाई। देखो अब हमारे सामने दो मेथड्स हैं डेविएशन को एनालाइज करने के, पहले मैं मेथड्स बताऊंगा आपको, ठीक है, उसके बाद हम ऊपर वाली बात रीड करेंगे। ठीक है, रुकना जरा। हाँ भाई, तो दो मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी डेविएशन को एनालाइज कर सकते हैं। पहला है सीपीसी। क्या? सीपीसी। सीपीसी का मतलब होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ठीक है ना। दूसरा है एमबीई। एमबीई का मतलब होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। पहले मैं बताऊंगा दोनों को, फिर हम रीड करेंगे उसको, ठीक है। तो पहले सीपीसी की बात करते हैं। सीपीसी इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। सीपीसी बोलता है कि देखो ऐसा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आपके बस की बात नहीं है सारी चीजें कंट्रोल करना, इम्पॉसिबल, नियरली इम्पॉसिबल। और अगर करने की कोशिश भी करोगे, ठीक है, एन एफर्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग माइट एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। अगर आप कोशिश करोगे कि सारी चीज कंट्रोल कर लो, तो हो सकता है कुछ भी कंट्रोल ना कर पाओ। क्या मतलब इस बात का? मान लो एक हाथ में मैंने बहुत इसमें रेत ले रखी है, मिट्टी। अब मैं इसको जितना पकड़ने की कोशिश करूंगा मिट्टी को, उतनी निकलती चली जाएगी, जितना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं उतनी निकल रही है ना। सेम लॉजिक यहाँ पे है, एन एफर्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग माइट एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। तो क्या करें फिर, हम कैसे कंट्रोल करें? सीपीसी बोलती है आप असाइन करो के आर एज। के आर एज मतलब की रिजल्ट एरियाज, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। व्हाट आर के आर एज, ये क्या होते हैं की रिजल्ट एरियाज? बेटा की रिजल्ट एरियाज वो होते हैं कि वो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, अगर वहां पे थोड़ा भी चेंज आता है तो उसकी वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सफर करना पड़ेगा। वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको आप असाइन करो के आर ए, उनको मार्क कर दो दीज आर के आर एस। और हमें सिर्फ किसको कंट्रोल करना है? के आर एस को कंट्रोल करना है, और किसी चीज को कंट्रोल नहीं करना। समझ में आ रही बात? दिस इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, कहां से कंट्रोल करोगे? अब एक एग्जांपल देता हूं इसका, तभी समझ में आएगा आपको। मान लो मेरी कंपनी है बहुत बड़ी, और कंपनी के अंदर दो चेंजेस हुए, एकदम से दो चेंजेस आए। एक तो मेरी मेरी जो कॉस्ट, सीओपी, सीओपी का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है ना, वो 5% से बढ़ गई यार। कुछ रीजन था उसकी वजह से मेरा आज खर्चा बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। एक चीज और है, मेरा एक खर्चा और बढ़ा है, दैट इज पोस्टल चार्जेस बढ़ गए। पोस्टल चार्जेस बढ़ गए, जो भी हम कुछ पोस्ट वगैरह करते होंगे
पोस्टल चार्जेस बढ़ गए 10% से। बताओ भाई, आप लोगों को क्या लगता है मेरी कंपनी के अंदर कौन सा KRA होगा? मैं किसको कंट्रोल करूंगा, किसी को छोड़ और किसको छोड़ दूंगा, किसको कंट्रोल नहीं करूंगा? बताओ। आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सी चीज KRA होनी चाहिए? पोस्टल चार्जेस, वाई पोस्टल चार्जेस? रिदिमा, वाई क्योंकि पोस्टल इसकी चार्ज? परसेंटेज ज्यादा है क्योंकि आपको इंक्रीज होने की। क्योंकि आप, मैंने जानबूझ के करी है क्योंकि आपको लग रहा है कि वो 10% है, और सर जो COP है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो 10% है। रिदिमा नहीं बेटा, नहीं, सीओपी होना चाहिए क्योंकि पोस्टल चार्जेस वैसे ही कम होते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है, पोस्टल तो उससे चार्जेस इंक्रीज कहाँ जितना मेरी ज्यादा फर्क ऑर्गेनाइजेशन नहीं को पड़ेगा। अफेक्ट करेंगे? पोस्ट करने में कितना टाइम, कितना ही खर्चा आता होगा मेरा, है ना? तो 10% से बड़े 20% से मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। बट मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरी कॉस्ट अगर 1% से भी बढ़ गई, मेरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो 1% से भी बढ़ गई, मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। और यहाँ तो मैंने 5% लिख रखा है। 5% इज वेरी ह्यूज अमाउंट, वेरी ह्यूज, प्रैक्टिकल सेंस में बता रहा हूँ मैं आपको। तो मेरे लिए पता है KRA क्या होगा? मेरे लिए KRA यही होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो पता है मैं क्या करूंगा? मैं सब चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरा सारा फोकस पता है किस पे होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। दिस इज CPC। और सही भी है यार, ये सही बोलती है CPC, गलत नहीं बोलती। आप सारी चीजें लाइफ में कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है? तो वही चीज कंट्रोल करो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजों को यदि छोड़ दो। लाइफ में भी यही करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है? समझ में आ रही है बात? आओ भाई जरा रीड करें। इट इज नाइदर इकोनॉमिकल नॉर इजी, नाइदर इकोनॉमिकल, ना ही सस्ता पड़ता ना आसान है, टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है ना? तो कंट्रोलिंग को सिर्फ किस पे फोकस करना चाहिए? कंट्रोलिंग शुड फोकस ऑन KRAs, की रिजल्ट एरियाज। क्या होते हैं? दीज आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए क्रिटिकल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर चेंजेस आया देन होल ऑर्गेनाइजेशन विल सफर। ठीक है, आगे देखो लिख रखा है, दीज KRAs आर सेट as critical points. If anything goes wrong at critical point, the entire organization will suffer. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ये क्या था? ये CPC थी। तो हमें सिर्फ KRAs को कंट्रोल करना है। वेयर एज MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, बच्चों को आज तक क्लियर ही नहीं होता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CPC एंड MBE। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, CPC और MBE के बीच में बच्चों को डिफरेंस ही समझ नहीं आता। देखो भाई मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बेटा, अभी मैंने जो बात बताई उसको माइंड में रखना। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलती है, सेम लॉजिक है, लॉजिक सेम ही है भाई, कि एन एफर्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग माइट एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। कुछ कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? तो क्या करें? MBE बोलती है आप क्या करो, एक रेंज डिसाइड कर लो भाई। मान लो मैंने रेंज डिसाइड कर ली कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी अगर 1% से 3% तक चेंज होती है तो ज्यादा अलार्मिंग नहीं है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने रूल बनाया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1% से लेके 3% तक बढ़ती है तो मेरे लिए अलार्मिंग नहीं है। ध्यान से सुनना। बट अगर ये बियॉन्ड 3% चली जाती है, 3% से ऊपर चली जाता है अमाउंट, ठीक है, तो ये अलार्मिंग है। तब हम इसको हायर अथॉरिटीज के किस में लेके, नोटिस में लेके आएंगे, अदरवाइज नहीं लेके आएंगे। अगर 3% से कम तक रहा चेंज, है ना, तो हम खुद ही हैंडल करते रहेंगे। हायर अथॉरिटीज के या टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के नोटिस में हम इसको कब लेके आएंगे? व्हेन इट गोज बियॉन्ड द 3%, जब 3% से ज्यादा चले जाएगा तब हम इसको हायर अथॉरिटीज के नोटिस में लेके आएंगे। तो आपने रेंज डिसाइड कर ली ना, ये रेंज ही MBE है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। आप यहाँ पे भी तो कर रहे हो, सारी चीज कंट्रोल थोड़ी कर रहे हो, मैनेजमेंट के सामने वही तो ले जाते हो जो आपको अलार्मिंग लगता है ना? तो इसको हम बोलते हैं MBE। यहाँ पे हम एक रेंज डिसाइड करते हैं। समझ रहे हो बात को? ठीक। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, which is often referred as control by exception, is important। एक सेकेंड रुकना, इसको हटा दो पहले। हाँ भाई, is important principle of management for controlling। कैसे? It is based on the belief that an attempt to control everything results in controlling nothing, thus only significant
मैंने वर्ड क्या यूज करा, चलो जल्दी बताओ, वर्ड क्या यूज करा मैंने यहाँ पे? मैंने यूज करा सिग्निफिकेंट डेविएशंस। तो मुझे बताओ अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उसके अंदर सिग्निफिकेंट डेविएशन कौन सी थी? अभी जो ऊपर लेके आया था, जो मैंने अभी इरेज करा है, द डेविएशन विच विल गो बियॉन्ड दी 3%, वही तो सिग्निफिकेंट हुई। विच गो बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट, जो परमिसिबल लिमिट क्या थी? 1% थी, 3%, उससे ऊपर चली गई तो बेटा वो सिग्निफिकेंट हो जाएगी। शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट, उसको किसके नोटिस में लेके आना पड़ेगा? मैनेजमेंट के नोटिस में लेके आना पड़ेगा। ये क्या है? ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। समझ रहे हो बात को? तो यानी दो दो तरीके से आप डेविएशंस को एनालाइज कर सकते हो, आइदर बाय सीपीसी और बाय एमबीई। ध्यान रखना, आइदर बाय सीपीसी और बाय एमबीई। अब भाई जरा रीड करें। अच्छा मुझे एक छोटी सी बात और बताओ, क्या जरूरी है डेविएशन नेगेटिव? हाँ भाई, क्या जरूरी है डेविएशन नेगेटिव हो? नहीं। पॉजिटिव भी तो हो सकती है। मैंने सोचा था मेरे 90% आ गए, टारगेट सेट करा 95 आ गए, अब क्या करें? हाँ भाई अब क्या करें? बोलो बेटा बोलो, सब चीज रटा मत करो, थोड़ा दिमाग भी लगाया करो। बताओ क्या करें? अरे अब कुछ करने की जरूरत थोड़ी है, हो गया तो हो गया। पॉजिटिव डेविएशन तो बढ़िया बात है, कंट्रोलिंग फंक्शन वही खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये थोड़ी बोलूंगा नहीं नहीं मेरे 5% ज्यादा गए, सीबीएसई में नोटिस भेजूंगा, नहीं भाई मैंने तो सोचा था कि 90% है, मेरे 5% काटो कहीं ना कहीं, नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? तो यानी कंट्रोलिंग फंक्शन वहां पे भी खत्म हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो यानी हमें कब ये सारे काम करना पड़ता है? जब डेविएशन नेगेटिव होती है। ठीक है, अब इधर रीड करें अपना फोर्थ स्टेप। हाँ भाई, अरेंज नहीं है, अरेंज है। ठीक है, अ रेंज ऑफ डेविएशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड। एक डेविएशन की रेंज को एस्टैब्लिश करते हैं, नीचे एमबीई में बताया ना मैंने। एंड ओनली दोज केसेस which will go beyond the permissible limit should be brought to the notice of the top level of management, ये तो बताया था मैंने, है ना? तो डेविएशन इन कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? डेविएशन का डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, वही डेविएशन है। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अच्छा, जब एक्चुअल परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर हो जाती है स्टैंडर्ड से, तो पॉजिटिव डेविएशन होती है, इसके लिए कुछ नहीं करना होता। बट अगर ज्यादा हो गई एक्चुअल स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, बट एक्चुअल परफॉर्मेंस कम रह गई, तो नेगेटिव डेविएशन, फिर तो आपको करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट क्या बनेगा बताओ भाई? फिफ्थ पॉइंट क्या बनेगा? ठीक है, बताओ क्या लिखा मैंने? ये डेविएशन को आने के बाद हम जैसे भी ठीक हो सकती हो करेक्टिव मेजर्स लेंगे। बट मेन पर्पस करेक्टिव मेजर्स क्यों लेते हैं हम? ताकि जो डेविएशन आई है ये दोबारा से फ्यूचर में ना हो। समझ रहे हो बात को? सो दैट द डेविएशन विल नॉट अकर अगेन इन द फ्यूचर। 5 स्टेप, चलो भाई बताओ जल्दी से, पहला स्टेप कौन सा था? पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, कंट्रोलिंग प्रोसेस, कॉमन है प्लानिंग में भी और इसमें भी। सेटिंग हैदर, स्टैंडर्ड। हैदर बोलता ही नहीं है यार। हैदर हाँ भाई। बोलते क्यों नहीं हो? पहला स्टेप बताओ। पहला
पहला स्टेप है सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स. हाँ, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स. दूसरा बताओ. मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस हम्म. एंड कंपेयर एक्चुअल प्लान्स विद स्टैंडर्ड्स. उसके बाद एनालाइजिंग एंड डेविएशन एंड देन टेकिंग करेक्टिव एक्शन. ठीक है. स्टैंडर्ड क्या सेट करना है? रिद्धिमा, कौन से एस्पेक्ट्स में, कौन से टर्म्स में एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड्स? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, बट मेनली क्वांटिटेटिव. वेरी गुड. इससे क्या ईज होती है क्वांटिटेटिव में एक्सप्रेस करने से? कंपैरिजन. कंपैरिजन इजी. वेरी गुड. उसके बाद सेकंड क्या करना है? मेजर करना है अपनी परफॉर्मेंस को. वो भी तभी कर पाओगे जब स्टैंडर्ड किस में एक्सप्रेस होंगे, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स पे. फिर हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे. अगर कंपेयर करने के बाद दोनों मैच कर गए तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल, तो क्या होगा? खत्म हो जाता है प्रोसेस. वेरी गुड. कंट्रोलिंग फंक्शन एंड्स देयर ओनली. बट अगर इफ देयर इज एनी डेविएशन एंड द डेविएशन इज नेगेटिव, ठीक है, तो क्या करेंगे? एनालाइज. वेरी गुड. एनालाइज कैसे करेंगे? एनालाइज करने के लिए कुछ मैंने तरीके बताए. क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. वेरी गुड. सीपीसी एंड एमबीई ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, तो वो दोनों अप्लाई करेंगे. फिर अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे? वी विल टेक द करेक्टिव एक्शंस. इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो आज इतना ही रख रहे हैं. इसको रिवाइज करके आना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म है. ये इतना ही बड़ा चैप्टर है. एक रिलेशनशिप है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग की, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन, 3 टॉपिक बचे हैं, वो खत्म हो जाएंगे. ठीक, चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर. कल ही खत्म करूंगा मैं, कल क्लास होगी, ध्यान रखना. बाय.